नमस्कार छात्राओं। आज के इस वीडियो में हम भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में प्रारंभ से माना गया है कि महिलाएं और पुरुष समान हैं। अगर हम वैदिक काल से भारतीय इतिहास को उठाकर देखें तो हमें ये नज़र आएगा कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति को प्रारंभ से बहुत उच्च स्तर पर रखा गया है। चाहे देवी देवताओं का वर्णन हो, चाहे पौराणिक कथाओं में स्त्रियों का वर्णन हो, स्त्रियों को दुर्गा के रूप में भी देखा गया है, सरस्वती के रूप में भी देखा गया है, लक्ष्मी के रूप में भी देखा गया है। परंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, स्मृति काल, धर्मशास्त्र काल, मध्यकाल, ये अलग अलग समय आते आते महिलाओं की स्थिति जो है वो पुरुषों की तुलना में निरंतर गिरती गई। बहुत सारे ऐसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारण रहे जिसके कारण महिलाओं की स्थिति का भारत में निरंतर दमन होता गया, पतन होता गया। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में जो जनसंख्यात्मक रूप से अगर हम देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति क्या है। भारत की जो 2011 की लास्ट जनगणना थी, उसके बाद अब 2021 में जनगणना होगी। तो 2011 की जनगणना में जो टोटल पॉपुलेशन है वो 121.05 करोड़ है। उसमें से 62.31 करोड़ पुरुष हैं और 58.74 करोड़ महिलाएं हैं। अगर हम इसे सेक्स रेशो में देखते हैं, ये माना जाता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो भारत में 2011 में यह अनुपात जो है वो 943 ही था। यानी पुरुषों के कंपैरिजन में जो महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों के कंपैरिजन में 943 है। यानी 57 महिलाएं जो है वो मिसिंग है। किन कारणों से मिसिंग है वो आप भी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि महिलाओं का जन्म ही ना हो। स्त्री का, एक छोटी बच्ची के जन्म पर शोक मनाया जाता है। छोटे स्तर से जो भेदभाव हम देखते आए हैं वो सारे इसके उत्तरदायी कारण हैं। हालांकि कुछ राज्य भारत में ऐसे भी हैं जहां पर ये प्रतिशत अधिक है। विशेष रूप से केरला में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। भारत में महिलाओं से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण समस्याएं रही है उसको अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हम हिंदू महिलाओं की समस्याएं और मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं की यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये जो समस्याएं हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू महिलाओं के साथ ही ऐसा हो या मुस्लिम महिलाओं के साथ ही ऐसा हो। ये सारी समस्याएं इनकी भी है और इनके साथ साथ अन्य धर्मों, अन्य संप्रदायों की महिलाओं को भी ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक समस्याओं की। आप जानते हैं कि हिंदू समाज जो है वो एक पुरुष प्रधान समाज है। हमारे समाज में परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक होता है। पिता की सत्ता सबसे महत्वपूर्ण होती है। पुरुष या सबसे बड़ा जो मेल मेंबर होता है परिवार का, वो उस परिवार का मुखिया होता है। सारे निर्णय लेने का अधिकार उसी के पास होता है। महिलाओं की स्थिति और विशेष रूप से संयुक्त परिवार में अगर देखें तो स्त्रियों को बहुत दुर्दशा झेलनी पड़ती है। उनका पूरा जीवन खाना बनाने, बच्चों को जन्म देने, उनकी देखरेख करने, परिवार के सदस्यों की सेवा करने में निकल जाता है। एक घर की जो 4 दीवारी है उसके अंदर ही उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। वैवाहिक स्तर पर अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं महिलाओं के विवाह से जुड़ी हुई, जिनके कारण, विशेष रूप से जिनके कारण भारत में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत बदतर हो गई है। बाल विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रथा रही है भारत में। यद्यपि आज की डेट में वो कम है, परंतु फिर भी कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जहां पर अभी भी छोटी उम्र में लड़के और लड़की की शादी कर दी जाती है। जो धर्म भीरू जनता है, यानी कहीं ना कहीं जो जनता है उसके दिमाग में ईश्वर का भय डाला गया है, धर्म का भय डाला गया है, जिसके कारण वो छोटे छोटे अबोध बच्चों की विवाह कर देते हैं। और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की प्रथाएं अत्यधिक विद्यमान है। इसका नतीजा ये निकलता है, विशेष रूप से लड़कियां, क्योंकि लड़कों को भी तो शादी के बाद भी पढ़ने की अनुमति दी जाती है, परंतु छोटी छोटी बच्चियां, उनकी पढ़ाई छूट जाती है।
उन्हें घर परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। छोटी सी उम्र में जो उनकी खेलने कूदने की उम्र होती है उसमें परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ जाती है और छोटी उम्र में मातृत्व की जिम्मेदारी भी उन पर आ जाती है। यही कारण है कि इस आयु में बच्चियां जो कुपोषण की भी शिकार हो जाती है, उनका स्वास्थ्य स्तर भी धीरे धीरे गिरने लगता है। इसके अलावा सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह का अभाव, ये भी विवाह संबंधी एक महत्वपूर्ण समस्या है महिलाओं के साथ। प्रारंभ में सती प्रथा को भारत में बहुत अधिक फॉलो किया गया, यानी एक स्त्री के पति की मृत्यु के बाद उसे भी अपने पति की चिता पर उसी के साथ में जलना होता था। कुछ समय बाद इस प्रथा को मानने वालों की संख्या थोड़ी कम हुई। बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन ऐसे चले जिसमें विशेष रूप से राजा राम मोहन रॉय का आपने नाम सुना होगा, उनका योगदान रहा। परंतु विधवा जो स्त्री थी उसकी भी उतनी ही दुर्दशा थी। यानी अगर एक स्त्री पति की मृत्यु के बाद उसके साथ सती होती है तो भी एक वो बुरी प्रथा थी, और साथ ही साथ विधवाएं अगर वो विधवा का जीवन व्यतीत करती है तो भी उसे बहुत सारे निषेध और प्रतिबंधों से युक्त जीवन व्यतीत करना पड़ता था। एक पुरुष को यह अधिकार था कि अगर उसकी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो वो पुनः विवाह कर सकता है, परंतु विधवाओं को पुनर्विवाह करने की जो अनुमति है वो वर्तमान समय में भी समाज पूरी तरीके से नहीं दे रहा है। दहेज एक महत्वपूर्ण समस्या है विवाह से संबंधित। हम सब इसका अर्थ जानते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण दहेज की प्रथा को बहुत अधिक समाज में माना जाता है। लड़के की शिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन का महत्व, बहुत महंगी शिक्षा अगर उसने प्राप्त की है, बहुत अच्छे ओहदे पर या पद पर अगर वो कार्यरत है, तो इन सब के कारण दहेज की प्रथा को प्रोत्साहन मिलता है। इसके कारण न सिर्फ बहुत सारी महिलाओं को यातनाएं झेलनी पड़ती है, मानसिक और शारीरिक यातना, बल्कि बहुत सारी आत्महत्याएं और दहेज हत्याएं भी हमने इस संदर्भ में सुनी है। तलाक की भी एक महत्वपूर्ण समस्या है विवाह से संबंधित, क्योंकि भारत में और विशेष रूप से हिंदू धर्म में महिलाओं को और इनफैक्ट पुरुषों को भी ये माना गया है कि जन्म जन्मांतर का संबंध है विवाह, जिसको आप कभी तोड़ नहीं सकते। यही कारण है कि अगर एक जो संबंध है, एक वैवाहिक संबंध जो है वो यातना पर आधारित हो, उसमें महिला का बहुत अधिक शोषण हो रहा हो, उसे बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हो, उसके बावजूद उसे विवाह विच्छेद या तलाक करने का अधिकार नहीं दिया गया है। जबकि वैदिक काल में ये अधिकार महिलाओं के पास था कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में यदि पति दुष्चरित्र हो या बहुत समय से विदेश में हो, पत्नी को कुछ कष्ट देता हो, तो उन सिचुएशंस में एक महिला अपने पति से तलाक ले सकती थी। परंतु धीरे 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 ये सारे अधिकार महिलाओं से छीन लिए गए। वर्तमान समय में यद्यपि कानूनी आधार पर एक महिला विवाह को तोड़ सकती है, विवाह विच्छेद कर सकती है, परंतु फिर भी इसे अधार्मिक, अपवित्र और घृणित माना जाता है। इसी प्रकार बेमेल विवाह को भी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि बाल विवाह हो जाते, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती, दहेज की समस्या थी, अपनी ही जाति में विवाह करने की समस्या। वैदिक युग में ये संभव था कि एक महिला किसी दूसरे वर्ण में भी विवाह कर सकती थी। स्वयंवर की प्रथा के बारे में भी आपने सुना होगा कि महिलाओं को अपना वर स्वयं चुनने का भी अधिकार था। परंतु जब ये सारी बाउंडेशंस बढ़ने लगे कि अपनी ही जाति में विवाह करना है, छोटी उम्र में विवाह करना है, दहेज की समस्या से बचना है और अपनी बच्ची के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढना है, तो कई बार इस चक्कर में बेमेल विवाह भी होते हैं और दहेज प्रथा को भी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा बहुपत्नी विवाह के कारण भी महिलाओं की स्थिति बहुत अपमानजनक हो जाती है, क्योंकि एक पुरुष अगर एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो उसके कारण परिवार में संघर्ष, वैमनस्य और ईर्ष्या का वातावरण बना रहता है। एक महिला जो है वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी एक सुरक्षा की भावना उसके अंदर नहीं आ सकती अगर उसके पति की और भी पत्नियां हो। तो ये कुछ विवाह से संबंधित समस्याएं हैं जो कि भारत में और विशेष रूप से हिंदू महिलाओं के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई हैं। पर्दा प्रथा भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। प्राचीन काल से चली आ रही ये प्रथा, फिर वही चीज़ है कि वैदिक काल में इस प्रकार की प्रथा नहीं थी। महिलाएं
आराम से सोसाइटी में मूव कर सकती थी, लोगों से मिल सकती थी। उन्हें किसी प्रकार के पर्दे में रहने के लिए नहीं कहा जाता था। परंतु उसके बाद जब विदेशी आक्रमण होने लगे, बाहरी जो आक्रमणकारी है वो भारत में आने लगे, तब धीरे धीरे महिलाओं से अपेक्षा की जाने लगी कि वे घूंघट निकालें, अन्य पुरुषों से दूर रहें, उनके सामने बात न करें। पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों के व्यक्तित्व के विकास पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वैश्यावृत्ति की भी समस्या प्राचीन समय से रही है। ये माना जाता है कि जितनी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है, उतनी ही प्राचीन वैश्यावृत्ति की प्रथा भी है। इसके कारण यौन पवित्रता की अवधारणा पर, बाल विवाह की अवधारणा पर बहुत अधिक बल दिया गया, क्योंकि कुछ महिलाओं को दुर्भाग्यवश इस प्रकार के काम में लगना पड़ता था और इसका प्रेशर अन्य महिलाओं पर पड़ता है कि उन्हें पवित्र बनाए रखने के लिए, उनकी यौन पवित्रता बनाए रखने के लिए उनका छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं महिलाओं की इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि एक भेदभाव जो है, जो आपने सुना होगा, हो सकता है देखा भी हो, कि एक मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में, एक बेटे और बेटी में किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो बचपन से उसे ठीक से ना खिलाना, उससे अधिक काम कराना, उसे घर में रखना, उसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने देना, इन सब के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कुपोषण आदि, ये सारी चीज़ें भी महिलाओं को प्रारंभ से ही झेलनी पड़ती है। कुछ बीमारी होने पर उनका प्रॉपर इलाज नहीं करवाया जाता, उन्हें बहुत सारे जो न्यूट्रिशियस फूड है उससे दूर रखा जाता है। इसके कारण महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। शैक्षणिक स्तर पर भी देखें तो भारत में साक्षरता का प्रतिशत जो है वो वैसे भी कम है और महिलाओं को, छोटी बच्चियों को विशेष रूप से ये सामना ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, स्कूल के आसपास भी नहीं आने दिया जाता। यद्यपि सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, अलग अलग जगह पर छोटे छोटे गांवों तक में स्कूल्स पहुंचाए हैं, परंतु फिर भी एक बार अगर उनका पंजीकरण भी विद्यालय में हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनकी ड्रॉप आउट रेट्स भी जो है वो लड़कियों की ज़्यादा है। ड्रॉप आउट का मतलब कि एक लेवल तक, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा तक पढ़ के वो स्कूल छोड़ देती हैं, यानी एनरोल होते हैं परंतु उसके बाद स्कूल छोड़ देते हैं। और ना सिर्फ प्रारंभिक स्तर पर बल्कि उच्च स्तरीय शिक्षा जो है उसमें भी हम ये भेदभाव देखते हैं कि जो हायर टेक्निकल एजुकेशन है या जो महंगे पढ़ाई है जिसमें ज़्यादा खर्चा आता है, इस प्रकार की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स जो है वो अपने बेटी से ज़्यादा बेटे को प्रेफर करते हैं, यानी इस प्रकार की शिक्षा वो अपने बेटे को दिलाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और लड़कियों को इस प्रकार की शिक्षा नहीं दिलवाई जाती। आर्थिक समस्याओं को भी महिलाओं को झेलना पड़ता है। विशेष रूप से गांव में जो महिलाएं रहती हैं उन्हें गांव में कृषि कार्य से संबंधित, खनन, पशुपालन और श्रमिक कार्य में भी वो लगी हुई हैं, परंतु समान वेतन उन्हें नहीं मिलता। यानी वो पुरुषों के बराबर काम करती हैं, उसके बावजूद वेतन या पारिश्रमिक जो है वो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम मिलता है। उच्च पदों पर जो आसीन महिलाएं हैं वो तो बहुत गिनती की हैं, परंतु वहां पर भी ये भेदभाव देखा जाता है, महसूस किया जाता है। तो आर्थिक समस्याएं भी महिलाओं के साथ है। सामाजिक स्तर पर अगर हम देखें तो पारिवारिक, वैवाहिक समस्याएं, सांस्कृतिक स्तर पर भेदभाव, हर जो समाज का जो स्तर है, धार्मिक जो बाध्यताएं हैं महिलाओं के साथ, इन सारी चीज़ों के कारण समाज में हमेशा महिलाओं को जो दोयम दर्जा प्राप्त हुआ है, उन्हें पुरुषों की इक्विवेलेंट या बराबर नहीं समझा जाता। राजनीतिक समस्याएं भी हैं, क्योंकि राजनीतिक चेतना महिलाओं के पास नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। यही कारण है कि उनका दायरा जो है वो अपने घर परिवार तक सिमट कर रह जाता है और राजनीति में वो अपना योगदान नहीं दे पाती। यद्यपि इसमें भी सरकार ने बहुत परिवर्तन लाने की कोशिश की है। राजनीतिक जो आरक्षण है उसका प्रावधान रखा गया है, परंतु उसके बावजूद आप जनरली देखते होंगे गांव में भी अगर कोई महिला सरपंच भी बनती है तो वो हमेशा घूंघट में रहती है और उसका पति जो है वो सारे कार्यभार को संभालता है। यानी सिर्फ नाम के लिए, एक फेस के लिए महिला को आगे किया जाता है और वास्तव में उसे इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ये जो सारी समस्याएं हमने डिस्कस की,
इनमें से कुछ समस्याएं जो है वो विशेष रूप से हिंदू महिलाओं के साथ है, परंतु बाकी कुछ समस्याएं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, वैश्यावृत्ति हो, शैक्षणिक समस्या हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्या, ये समाज की हर तबके की महिलाओं के साथ है। भारतीय समाज में जो महिलाएं किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को मानने वाली हैं, किसी भी राज्य में रहने वाली हैं, उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम महिलाओं की अगर हम बात करें तो मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति को समझने के लिए हमें प्राचीन अरबी समाज को भी देखना होगा। उस समय में, जैसे हम कहते हैं हिंदू धर्म में वैदिक जो काल था उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत ऊंची थी, बहुत अच्छी थी, उसी प्रकार से प्राचीन अरबी समाज में मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। उन्हें हर प्रकार के अधिकार, वैवाहिक, पारिवारिक, संपत्ति संबंधी हर प्रकार के अधिकार उन्हें प्राप्त थे। परंतु धीरे धीरे यहाँ पर भी सिनेरियो चेंज होता गया और महिलाओं से जो मुख्य अधिकार उन्हें दिए गए थे वो छीन लिए गए और उन्हें भी यही सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से अगर हम देखें तो बहुपत्नीत्व की जो समस्या है वो मुस्लिम महिलाओं में विशेष रूप से देखी जा सकती है। इस्लाम धर्म जो है वो एक पुरुष को एक समय में 4 पत्नियां रखने की वैधानिक स्वीकृति देता है, यानी एक पुरुष एक समय में 4 पत्नियों से विवाह कर सकता है, 4 महिलाओं से विवाह कर सकता है। अधिक स्त्रियां होने पर पुरुष से ये उम्मीद हम कर ही नहीं सकते कि वो समान व्यवहार सबके साथ करे, उनके साथ भेदभाव होता है, एक असुरक्षित माहौल में वो रहती हैं, हमेशा उनके बच्चों के संबंध में, उनके पत्नित्व के वास्तविक सुख के संबंध में वो हमेशा संघर्ष का सामना उन्हें करना पड़ता है। तलाक की बहुत बड़ी समस्या है इस्लाम धर्म में, हालांकि उसका भी समाधान अभी कुछ हद तक निकला है, परंतु बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस इस्लाम में पुरुषों को दिए गए हैं जिससे वो बहुत इजीली एक महिला से तलाक ले सके। हिंदू धर्म में समस्या ये है कि महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं है। तलाक को गलत माना जाता है, अनैतिक माना जाता है, अधार्मिक माना जाता है। इस्लाम में इसकी अत्यधिक स्वतंत्रता होने के कारण भी ये एक समस्या है कि कोई भी पुरुष किसी भी समय अपनी 4 पत्नियों में से किसी को भी तलाक दे देता है और 5वीं से शादी कर लेता है, या छोटी छोटी बातों पर उसे कभी भी 3 बार तलाक प्रोनाउंस करके तलाक दे देता है। यद्यपि मैं फिर से बता रही हूँ कि वर्तमान सरकार ने इसके लिए प्रयास किए हैं और नया कानून भारत में स्पेशली इसके संबंध में लागू कर दिया गया है। जब हम महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी प्रयासों की बात करेंगे तब मैं इसका उल्लेख आपके सामने करूँगी। तो तलाक की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या मुस्लिम महिलाओं के साथ रही है। पर्दा प्रथा हिंदू धर्म घूंघट रखने के लिए कहता है और इस्लाम धर्म जो है वो बुर्का पहनने के लिए कहता है। ऊपर से लेकर नीचे तक महिला को पूरी तरीके से अपने शरीर को ढक के रखना है। एक सिर्फ आँख के लिए उसके एक झरोखा खुला होता है, उसके अलावा बुर्के में वो अपने आप को पूरी तरीके से कवर रखती हैं। इसका परिणाम ये निकलता है कि न तो वो शिक्षित हो पाती हैं, न वो आर्थिक रूप से सक्षम हो पाती हैं, न वो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भाग ले सकती हैं। यानी उनकी जो ओवरऑल टोटल पर्सनैलिटी है उन सब को वो बुर्का दबा देता है। धार्मिक कट्टरता इस्लाम धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण परेशानी रही है महिलाओं के लिए कि कठोर अनुशासन एवं नियंत्रण की वहाँ पर मांग की जाती है। नवीनता को, किसी परिवर्तन को वहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाता। बहुत सारे ऐसे कुछ नियम हैं संगीत से संबंधित, नृत्य से संबंधित, मनोरंजन के साधनों के इस्तेमाल से संबंधित, जिनके बारे में महिलाओं पर विशेष रूप से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं और यही कट्टरता महिलाओं के लिए एक समस्या बनती है। अधिकारों की अव्यावहारिकता भी मुस्लिम धर्म में रही है। यानी कहने को मुस्लिम स्त्रियों को विवाह के संबंध में भी अधिकार है कि जब तक वो काजी के सामने कबूल है नहीं बोलती विवाह नहीं हो सकता, परंतु ये एक बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल चीज़ है कि वो इतने सारे लोगों के बीच में, इतने प्रेशर में उसे वो कहना ही पड़ता है। विवाह के संबंध के साथ उसे मेहर का भी प्रावधान है। यानी एक लड़की की जब शादी होती है, एक मुस्लिम लड़की की, तो उसी वक्त एक रकम निर्धारित कर ली जाती है कि अगर उसका पति उसे तलाक देगा तो उसके बदले में उसे इतनी रकम देनी होगी।
परंतु ये भी संपत्ति संबंधित एक अव्यावहारिक चीज़ ही है, क्योंकि ऐसा जनरली बहुत कम होता है, और अगर होता भी है तो वो मेहर की राशि स्त्री को प्राप्त न होकर वापस उसके पेरेंट्स के पास ही चली जाती है। परिवार में भी उसके बहुत सारे अधिकार हालांकि दिए गए हैं, परंतु वास्तविक रूप से ये सारे जो अधिकार हैं वो अव्यावहारिक है। जो स्त्री है उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों में बहुत अच्छी वर्तमान समय में नहीं है। हालांकि प्रारंभिक जो काल रहे हैं उनमें महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे, जो मैंने आपको शुरू में कहा, कुछ ऐसी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियां बनी, कुछ ऐसे विदेशी आक्रमणों के कारण परिस्थितियां बनी कि महिलाओं की स्थिति जो है उच्च स्तर पर थी, वो धीरे धीरे इक्वल भी नहीं रही और पुरुषों से बहुत निम्न स्तर पर आ गई। इस वीडियो में हम सिर्फ समस्याओं की बात कर रहे हैं, परंतु बहुत सारी चीज़ें सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है, हमारी सिचुएशन इस प्रकार की नहीं है, या हमने अपने घर परिवार में ऐसी सिचुएशन नहीं देखी है। उसका कारण ये है कि आधुनिकता का, सरकारी प्रयासों का, जागरूकता का, शिक्षा का, इन सारी चीज़ों का भी बहुत असर हुआ है, और धीरे धीरे महिलाओं की समस्याएं कम भी हुई है। तो उन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि महिलाओं को के उत्थान के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किए, समाज सुधार आंदोलनों का क्या योगदान रहा, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।